हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर राजकुमारी शर्मा आज आपके समक्ष मनु भंडारी द्वारा रचित कहानी मैं हार गई का रूप स्वरूप लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। इसमें लेखिका ने किस तरह से बदलती व्यवस्था के प्रति अपने भाव, अपने विचार प्रस्तुत किए हैं कि समाज में कितनी जल्दी परिवर्तन हो रहा है, साथ ही उसमें बदलते मूल्यों में भी किस तरह से व्यक्ति दिन प्रतिदिन बदलता जा रहा है। उसके आधार पर उन्होंने इस कहानी का जो पूरा आधार है, उद्देश्य है, उसको वहां पर चित्रित किया है। कहने का तात्पर्य है, लेखिका ने बदलते समाज और परिवेश में उत्पन्न समस्याएं, विरोधाभास और समय के अनुसार परिवर्तन को देख थोड़ा सा अचंभित होती हुई दिखाई देती है, क्योंकि जब भी कोई परिवर्तन आता है तो व्यक्ति उसे पूर्ण रूप से स्वीकृत नहीं कर पाता, जिसके कारण अनेक प्रकार की परेशानियां मन में संघर्ष और द्वंद्व का भाव उत्पन्न करती हुई दिखाई देती हैं, जिससे मानवीय मूल्यों के धरातल पर इस कहानी का जो रूप स्वरूप लेखिका ने रचने का प्रयास किया है। समाज में व्याप्त नवीन समस्याओं, नवीन जीवन दृष्टि का परिचय दिया है। पारिवारिक संबंधों में आई तनावपूर्ण अकेलेपन और संबंधहीनता की स्थिति को यहाँ पर चित्रित किया है। मानसिक रूप से बच्चे की आधुनिक वातावरण के अनुसार आकर्षण और उसमें व्याप्त संगति का चित्रण भी मूल संवेदना के आधार पर किया गया है। सामाजिक मूल्यों में पारिवारिक संबंधों में बदलाव लाने का प्रयास कर आक्रोश की स्थिति को प्रकट किया गया है। मध्यम वर्गीय परिवार में आज संत्रास, पीड़ा, रिक्ता, परिस्थिति जन्य विवशता के कारण आई समस्या को कहानी के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। पिता की पीड़ा को भी कहानी के माध्यम से उजागर करने का मूल रूप प्रस्तुत किया गया है कि किस तरह से पात्र की मानसिक एवं बौद्धिक सोच का इस कहानी के अंतर्गत विवेचन हुआ है। पात्र के माध्यम से पारिवारिक समस्याओं के प्रभावों का मनोवैज्ञानिक चित्रण अत्यंत मार्मिक बन पड़ा है। अगली स्लाइड में बच्चों मैंने बताया है कि कहानी का परिवेश यानी कहानी का वातावरण किस आधार पर रचा गया है। लेखिका मनु भंडारी बहुत ही चर्चित कहानीकारक, उपन्यासकारक, अन्य गद्य की विधाओं में उन्हें बहुत बड़ी उपलब्धि मिल रखी है और उन्होंने समकालीन स्थिति प्रस्तुतियों का जो बखूबी और बेबाकी से वर्णन किया है, वह उनकी रचनाओं के माध्यम से देखने को मिलता ही है। राजनीतिक परिवेश के आधार पर ये पूर्ण रूप से कहानी हम देख सकते हैं कि राजनीतिक परिवेश के आधार पर रची गई है, क्योंकि लेखिका जो बदलते समाज में राजनीति के जो दाव पेच चल रहे हैं या उस समस्या से वह अपने आप को कई जगह उभार नहीं पाती, क्योंकि हम वास्तविक जीवन में जिस तरह का व्यवहारिक जीवन जीते हुए दिखाई देते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें राजनीतिक के जो आधार हैं, जो पक्ष हैं, जो विपक्ष है, वो हमें कहीं ना कहीं आहत करते हुए नजर आते हैं। तो कहानी में जो उसका मूल परिवेश है वह राजनीतिक आधार पर रचा गया है कि किस तरह से राजनीतिक पृष्ठभूमि में व्यक्ति अपने आप को अनेक कुप्रभावों से, दुष्कर्मों से बचाने का प्रयास करते हुए भी उसके दलदल में अपने आप को फंसता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि हम जिस स्टैंडर्ड के अनुसार अपना कार्य करते हुए दिखाई देते हैं, कई बार वो स्टैंडर्ड, वो कृत्रिमता, वो बनावटीपन हमारे व्यक्तित्व में नजर आता हुआ दिखाई देता है, जिसके कारण हम उसकी ओर आकर्षित होते हुए भी दिखाई देते हैं। राजनेताओं की बदलती छवि पर व्यंग किया गया है कि किस तरह से राजनेता है जो वह अपने समय, परिवेश या वातावरण के अनुसार पल में नहीं अपने आप को एक तरह से बदलते हुए दिखाई देते हैं, और जहां उनका स्वार्थ, जहां उनका हित, जहां उनका एक तरह से भाव उत्पन्न होता हुआ दिखाई देता है, वह उसके अनुसार अपनी कार्यों को वहां पर करते हुए दिखाई देते हैं। तो पूरी कहानी में हम देखते हैं राजनेताओं पर एक करारा व्यंग कसा गया है उनकी बदलती छवि के अनुसार, क्योंकि हम लोगों ने जितना पढ़ा है, जितना देखा है या हम भोग रहे हैं राजनीतिक दलों के आधार पर, उनके पक्षों के भावों और विचारों के आधार में, उन विपक्षों के भी भावों और विचारों के आधार पर कि कोई भी घटना जैसे ही घटित होती है तो ये नेतागण अपनी अपनी भावा अभिव्यक्ति को अनेक अनुभूतियों के माध्यम से प्रस्तुत करते हुए दिखाई देते हैं।
वातावरण और मूल्यों में विघटन के कारण अनेक प्रकार की परेशानियां जन्म लेती हुई भी दिखाई दे रही हैं कि किस तरह से जो युवा पात्र हैं वह किस तरह से किस और दिशा की ओर अग्रसर होते हुए चले जा रहे हैं। आज उन्हें पढ़ने लिखने में उतनी रुचि वहां पर दिखाई नहीं देती, जिससे कि वह अपने जो भविष्य है उसके प्रति भी वह चिंतित होते हुए नहीं दिखाई देते, क्योंकि वह स्वप्रथम रूप में सोचते हैं, क्योंकि जैसा वातावरण होता है, जैसा चरित्र होता है, वह उसके अनुसार ही कार्य करते हुए दिखाई देता है। मानवीय मूल्य, जीवन मूल्य आज के रूप में केवल एक नाम के रूप में ही व्याख्यायित होते हुए दिखाई देते हैं। वास्तविक जीवन में, व्यवहारिक जीवन में उसकी उतनी उपयोगिता पात्रों के माध्यम से वहां सिद्ध करती होती हुई नहीं दिखाई दी है, जिसके कारण नायक के पिता यहाँ पर बहुत सारी व्यवस्थाओं से दुखी होते हुए भी नजर आते हैं। वर्ग के आधार पर समाज का जो या समस्या का जो चित्रण किया है वह भी काफी मार्मिक बन पड़ा है कि किस तरह से हम जाति के आधार पर या धर्म के आधार पर उसका रूप स्वरूप प्रकट करते हुए दिखाई देते हैं। शोषण और शोषित व्यक्ति की व्यवस्था का चित्रण किया है कि अगर समाज में जिस तरह का वातावरण होगा और जनता अगर राजा के प्रति जो अपने या राजा का जो कर्तव्य है, जो अधिकार है, उसके कार्य अनुरूप समाज को वह नहीं किसी भी तरह के भौतिक या आंशिक सुख दे पाता है, जिसके कारण जनता उनके दबावों के कारण, उनकी व्यवस्था के कारण अनेक प्रकार से आर्थिक रूपों से, धार्मिक रूपों से, सामाजिक रूपों से शोषित होती हुई नजर आ रही है। और वो अपनी व्यथा को समाज के सामने या नेता के सामने अब प्रकट करने से भी घबराते हुए दिखाई देते हैं। तो पूर्ण कहानी में हम देखते हैं जो शोषित और शोषक समाज है वह किस तरह से राजनेताओं या इन राजनीतिक दल में अपने आप को निरंतर धंसता हुआ, फंसता हुआ नजर आता हुआ दिखाई देता है। सरकार और नेताओं पर कटाक्ष किया गया है कि किसी भी तरह की कोई स्थिति परिस्थिति हो तो सर्वप्रथम सरकार या नेतागण केवल उस स्थिति परिस्थिति का लाभ उठाने के आधार पर अभिव्यक्त अपनी अवधारणाओं को चित्रित करते हुए दिखाई देते हैं। मैं सभी नेताओं की यहाँ पर नहीं बात कर रही हूँ, पर हम देखते हैं कि अधिकतर जो नेताओं की छवि हमारे मन मस्तिष्क में बनी हुई है वो इसी प्रकार से बनी हुई है, क्योंकि जब से हमने इस धरती पर जन्म लिया है, अपने माता पिता, सगे संबंधियों या अन्य अनुभवों के आधार पर या पढ़ने के आधार पर हमने नेताओं की जो छवि अपने दिलो दिमाग में स्पष्ट रूप से अंकित की है, वो कहीं ना कहीं हमें इन चीजों के प्रति अपने व्यंग को, अपने आधार को स्पष्ट करती हुई दिखाई देती है। और इसमें लेखिका भी उसी राजनीतिक या राजनेता या नेता के आधार पर अपनी जो सोच है उसको वहां पर प्रकट करती हुई नजर आती है। कहीं पर वह सहमत होती हुई दिखाई देती है, कई बार वह अपने ही निर्णय के प्रति बहुत ही ज्यादा उसमें क्रोध या आक्रोश की भावना जगती हुई भी दिखाई देती है। सांस्कृतिक आर्थिक अभाव और भाव और अभाव का भी रूप हम देखते हैं कि किस तरह से निरंतर बढ़ता चला जा रहा है। कि हमने जिस भी देश का साहित्य उठाकर देखा है या समाज का साहित्य उठाकर देखा है या किसी व्यक्ति के साहित्य या उसके व्यक्तित्व के बारे में भी जानने की भरसक कोशिश की है, तो सबके जीवन में हम देखते हैं कि आर्थिक अभाव निरंतर व्याप्त रहता हुआ दिखाई देता है। संघर्ष और द्वंद्वों में जीवन किस तरह से रिकता हुआ दिखाई देता है, जिससे कि व्यक्ति अपनी जरूरतों को भी और अपनी आवश्यकताओं को भी मूलभूत रूप से वहां पर पूरा नहीं कर पाता, जिसके कारण अनेक प्रकार की पीड़ाओं, संवेदनाओं और अलगावों में वह अपना जीवन व्यतीत करते हुए दिखाई देता है। सांस्कृतिक से विमुखता होती चली जा रही है, यानी कि जो हमारी परंपराएं हैं, जो हमारे एक तरह से हम देखें उस वातावरण के अनुसार हमें उन परंपराओं के प्रति जो हमारा एक रुझान है उसमें किस तरह से नीरसता का भाव उत्पन्न होते चला जा रहा है, क्योंकि ये परंपराएं हैं जो आने वाले पीढ़ी को एक धरोहर, ये विरासत के रूप में हम देकर जाएंगे कि किस तरह की परंपराओं के आधार पर हम अपने वर्ग को, अपनी जाति को, अपने धर्म को, अपनी संस्कृति को विकसित करते हुए नजर आ रहे हैं। आज हम देख रहे हैं कि समाज में अनेक प्रकार के अन्याय बढ़ते चले जा रहे हैं, जिससे कि आम व्यक्ति काफी शोषित होता हुआ नजर आ रहा है। और मान्यताओं के आधार पर भी हम देखते हैं रूढ़ियां, अंधविश्वास या आडंबर या मान्यताएं इतनी ज्यादा बढ़ गई हैं कि समाज उसमें अपने आप को वहां पर विकसित नहीं कर पा रहा। मनोवैज्ञानिक मूल्य, मनोवैज्ञानिक मूल्य से यह हमारा तात्पर्य है कि मनोविज्ञान के प्रभाव से चेतन, अवचेतन या हम देखते हैं कि अवचेतन
में किस तरह से मस्तिष्क पर एक बहुत बड़ा प्रभाव पड़ते हुए दिखाई देता है। फलतः व्यक्ति की सामाजिकता के स्थान पर वैयक्तिकता पर अधिक महत्व दिया गया है। इसके आधार पर हम देखते हैं मनोवैज्ञानिक रूपों में हम देखते हैं कि किस तरह से एक बहुत बड़ा परिवर्तन समाज में देखने को मिल रहा है। परंपरागत विचार और मान्यताएं अपने मूल स्थान से विघटित होने लगी है। इस आधार पर हमने देखा कि पूरी कहानी में किस तरह से मूल्यों में निरंतर परिवर्तन आता चला जा रहा है, और ये जो परिवर्तन है, ये हम देखते हैं कि मध्यम वर्गीय परिवारों में हमें ज्यादा देखने को मिलते हैं। युवा वर्ग के आधार पर जो ये परिवर्तन दिन प्रतिदिन एक तरह से नवीन रूप लेता जा रहा है, तो कई बार उसमें सोचने की, विचारने की और गंभीर चिंतन करने की भी आवश्यकता यहाँ पर दिखाई देती है कि युवा वर्ग अपनी विचारों के अनुसार, अपने भावों के अनुसार वो एक नए समाज का जो रूप स्वरूप है वो अंकित करने में लगे हुए हैं। नैतिक द्वंद्व का जो रूप है वह भी दिन प्रतिदिन बदलता चला जा रहा है, जिसके आधार पर व्यक्ति केवल अपनी हित और अपने स्वार्थ या अपने मन के अनुसार ही कार्य करने के लिए वहां पर एक तरह से प्रयासरत रहता हुआ दिखाई देता है। कहानी मैं हारगी का प्रतिपाद्य है। हम देखते हैं कि किस तरह से लेखिका ने अपने मन की पीड़ा, वेदना और संवेदना को अनेक आयामों द्वारा प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। लेखिका ने कहानी में नायक को सर्वगुण संपन्न रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास कर अनेक रूपों में उसके चरित्र की जो छवि है उसको दिखाने का एक भरसक प्रयास किया है। सर्वप्रथम मध्यम वर्गीय रूप में नेता किस तरह से अपनी क्रियाकलापों के आधार पर अपने जीवन का यापन करता है, जिससे नायिका कहीं ना कहीं या लेखिका कहीं ना कहीं संतुष्ट नहीं होती हुई दिखाई देती है। उसके मन में अनेक प्रकार से भाव जो उत्पन्न होते हैं वह इस कहानी के जो प्रथम भाग है उसमें दिखाने की कोशिश की है। कहने का तात्पर्य है बदलती सोच और वातावरण में व्यक्ति किस तरह से अपने नियमों, सिद्धांतों, संस्कृति से दूर होता जा रहा है। कहानी के आरंभ में पिता अपने बेटे के भविष्य को लेकर परेशान और चिंतित रहता है। समय समय पर उसे जगाने, जानने और समझने का भी प्रयत्न करता रहता है। पात्र के रूप में बेटे ने के प्रति जो गहरी एक तरह से चिंतन है उसको वहां पर दिखाया है कि बेटे के हाव भाव से, उसके चाल चलन से वह परेशान दिखाई देता है कि जीवन में वह क्या करेगा। और इसी सोच विचार में उसके मन में अनेक विचारों की एक तरह से झड़ी सी लग जाती है। बेटे को परखने के लिए वह अनेक प्रकार के आयाम वहां पर करते हुए दिखाई देता है। पिता अपने बेटे को परखने के लिए एक सुनियोजित योजना बनाता है। एक रात में वह उसके कमरे में अभिनेत्री, शराब, भगवद गीता को रख कर जानने की कोशिश करता है कि बेटे का जो रुझान है, बेटे की जो संगति है वह किस ओर जा रही है। तो ये सब क्रिया प्रतिक्रिया वह छुप कर देखता है। जब वह देखता है कि किस तरह से वह स्वप्रथम अभिनेत्री की जो कृति है उसको वहां पर देखता हुआ नजर आता है, और उसके साथ वह अनेक प्रकार के जो रूप है उसको व्यक्त करते हुए दिखाई देता है। शराब को भी वह हाथ लगाता हुआ दिखाई देता है, और अंत में वह भगवत गीता को साइड में करके अपने मनोरंजन का, अपनी छवि का वहां पर प्रदापन करते हुए नजर आता है, जिसे देखकर पिता का मन जो है बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। यहाँ पर लेखिका का मन भी उसी तरह से दुखी होता हुआ दिखाई देता है। फिर लेखिका एक नए भाव के आधार पर एक नए चरित्र का वहां पर निर्माण करती हुई दिखाई देती है। अब वह नायक को एक करोड़पति के रूप में, वहां पात्र के रूप में जन्म देती हुई देखती है और उस नेता की छवि में अंकित करती है। फिर भी वह पात्र चरित्र से एकदम बिल्कुल एक तरह से हम देखें कि सहमत होते हुए नहीं दिखाई देते। वह उस रूप में भी, नए रूप में भी वह शराब, जुआ, औरतबाजी से खुद को प्रभावित करने से नहीं रोक पाता है, जिसके कारण अनैतिक कर्मों के आधार पर उसके छवि को वहां पर एक तरह से दृष्टिगत दिखाया गया है। समाज, समय और समस्याओं ने उसे भी पथ भ्रष्ट कर एक नवीन रूप में प्रस्तुत कर लेखिका के सामने खड़ा कर दिया है, जिससे लेखिका का मन बहुत ज्यादा खिन्न हो जाता है और वह फिर से कहानी को लिखने का प्रयास करते हुए नहीं दिखाई देती। इसी तरह से हम देखते हैं कि जो नायक के पिता है वे भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा दुखी होते हैं, और नेता की छवि से सभी लोग परेशान, वहां पर आतंकित दिखाई देते हैं, क्योंकि नेता
के रूप में हम किसी का जो चित्रण करते हुए देखते हैं या उसके चरित्र की जो विशेषताएँ हम कभी-कभार प्रादुर्भावित करते हुए दिखाई देते हैं, वह हमारे मन को रास नहीं आती हुई दिखाई देती है, क्योंकि इतनी नेताओं पर हमने फ़िल्में देख ली हैं, उनके चरित्र को कहीं न कहीं हम लोग दूर से ही भाँप लेते हैं। तो ये सब लेखिका ने कहानी हार गई में प्रस्तुत किया गया है और यही कहानी का सार है। धन्यवाद।